राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की पूरी 30 शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। जितनी भी शिफ्ट अब तक हो चुकी हैं उन सभी के जीके जीएस का हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। उनके सभी के क्वेश्चंस का जो 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक एग्जाम हुए हैं उनकी सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन हम थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराएंगे। और आने वाली जिनके भी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम है वो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ से 101% आपके 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं उन सबको याद करना। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स याद रखने कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर के बीच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी डीपीएसपी जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। जिक्र संविधान के भाग यानी कि हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आप लोग याद रखना डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? यानी असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन सा नृत्य? तो असम में बिहू, सत्रिया और थियो नाम जैसे नृत्यों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सत्रिया। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा फर्क पढ़ लेते हैं। सत्रिया नृत्य की खोज 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और सुधारकर श्रीमंत शंकर देव ने की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्रिया जो है वो हमारे क्लासिकल डांसों में से एक है, जो सबसे नया जो क्लासिकल डांस है वो सत्रिया, और सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम है। उनमें से एक है। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया। यानी भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उनमें सबसे नया जो है सत्रिया, और इसको सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। और सबसे पुराना कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है। ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, 101% ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को किसने खत्म किया? यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसने मार के अपने साम्राज्य की नींव डाली थी? तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के बाद अपनी साम्राज्य यानी शुंग साम्राज्य की स्थापना की। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा आया? शुंग साम्राज्य आया था। ठीक है, आप लोग सन याद कर लेना इसका। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना ये वाला कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, और हत्या किसने की थी? मौर्य वंश के अंतिम शासक की, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। क्या हो जाएगा? 746 वाट। यानी कि एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यहाँ से यूनिट्स को थोड़ा सा लर्न कर जाना, थोड़ा सा यूनिट के बारे में पढ़ जाना, किसकी यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यानी एल नीनो क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। जब भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एल नीनो की स्थिति बनती है। यानी कि एल नीनो की स्थिति कब बनती है? जब भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का तापमान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? यानी इन शॉर्ट में बोले तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट को। यानी पटसन जूट का दूसरा नाम है। अगर पूछे जूट का दूसरा नाम क्या है तो पटसन है, और इसको गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इस वाली बात को। पटसन बोले या जूट बोले एक ही बात है, ये अलग अलग नाम, एक ही मतलब उसके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से पता अब याद रहेगा। मैं कभी भी मतलब आए क्वेश्चन के गोल्डन फाइबर क्या है तो आपको याद रहेगा जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1931 में किस वायसराय को पत्र लिखा था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन को, क्योंकि आपको पता है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था ये 5 मार्च 1931 को। यह समझौता जो है लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था। आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए 1930, 31 और 32 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय पे क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, ये वाला फैक्ट आप याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगें की गई थी। कितनी मांगें की गई थी? 11 सूत्रीय मांगें की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की कितनी मांगें थी? तो 11 सूत्रीय मांगें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकण तट कहते हैं। यह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। तो आप लोग इस बात को याद रखना कि गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। यह भारत के राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में फैला हुआ है थार मरुस्थल। तो आप लोगों को याद रखना है थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? यानी अवध पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1856 में। अवध पर फरवरी 1856 में एक उद्घोषणा के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। यानी अंग्रेजों का कब्जा 1856 में हुआ था अवध पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1857 की क्रांति फर्रुखाबाद में किसके नेतृत्व से किया गया था? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुफजल ने। फजल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल 74 से लेके 78 था। ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले ही खत्म हो गई थी। यानी 5 साल की होती है लेकिन ये 4 साल में ही खत्म हो गई थी। ठीक है, याद रखना आप इसको। आता है इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है समय से पहले यानी 5 साल से बदले 4 साल चली थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 74 से लेकर 78 तक चली थी। और इसी के साथ इस योजना में गरीबी हटाओ के साथ साथ रोजगार और न्याय पर भी जोर दिया गया था। क्वेश्चन बन सकता है, रोजगार और न्याय पर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जोर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट हैं जैसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी और बाद में इसे 1982 से 86 में पुनर्गठित किया गया था। यानी 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आप लोगों को ये वाली बात भी याद रखनी है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अगर आप एक बिगिनर्स भी हो तो भी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो हर एग्जाम में पूछी जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये हर एग्जाम में कोई सी भी पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है, इसलिए आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आपको पता है, आपको मॉडल पढ़ के जाने हैं। ये थे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसका कार्यकाल 56 से लेकर 61 तक रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देना और साथ ही साथ तेजी से औद्योगिकरण करना। ये क्वेश्चन बनता है कि तेजी से औद्योगिकरण करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन 2 राज्यों को हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब को और हरियाणा को। जैसा कि आपको पता है, तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताओ कि हरित क्रांति जो है भारत में, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं भारत में? ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कई कदम उठाए थे। उनमें से कुछ विषय ये है, नई विदेश व्यापार नीति अपनाई थी, व्यापारिक निर्यात योजना, सेवा निर्यात योजना, स्कोमेट नीति। ये सारी नीतियाँ हैं जो भारत ने विदेशी में अपनी आर्थिक पहुंच पहुंचाने के लिए कदम उठाए थे। ये सारी योजना लागू की थी। और इसके साथ नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारत में विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए उदारीकरण नीति भी अपनाई थी। ठीक है, वहीं आज़ादी के बाद देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयात प्रतिस्थापन नीति भी अपनाई थी। यानी ऊपर मैंने आपको नीतियों के नाम दे दिया, आप लोग अच्छे से इनको लर्न कर लेना नीतियों को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, मतलब मैचिंग दे रखी है आपको, आई थी और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से दे रखा था। यानी कि स्थल दे रखे थे और उनके राज्य दे रखे थे, आपको मैच करना था। कोई भी एक या तो सही पूछा होगा या फिर कोई भी एक उनमें से गलत पूछा होगा। ठीक है, चलिए तो नीचे देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लोथल आपको याद रखना है। देखो, लोथल जो है वो गुजरात राज्य में है। अगर आए लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात राज्य में है। ठीक है, इसी के साथ नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन को उनको देख लेते हैं।
कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का हनुमानगढ़ जो है राजस्थान, मतलब कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, यानी कि राज्यों स्थल और उनकी नदियाँ भी पूछ ली जाती हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को क्या कहते हैं? यानी कि चारों वेदों को और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखो, वैदिक साहित्य कहते हैं, वेदों को श्रुति कहा जाता है और श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया हो, ठीक है। चारों वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को वैदिक साहित्य कहते हैं और वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है और श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया हो, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को, कौशितई ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़े हैं, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा है और गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लोग वेदों से रिलेटेड भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के जाननी है क्योंकि वेदों से रिलेटेड भी पूछा जाता है। कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, देखिए किसी किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं कि इस एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आना ही आना है और शिफ्ट भी बता देती हैं आपको। जैसे कि इस वाले एग्जाम में 1857 की क्रांति और पंचवर्षीय योजना इतना मेन टॉपिक रहा था, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वां वर्ष का स्मरणोत्सव मनाया किस महीने में मनाया गया था? यानी कि 90वां वर्ष का स्मरणोत्सव किस महीने में मनाया गया है आरबीआई का? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आरबीआई से रिलेटेड पहले आप लोग बहुत सारे फैक्ट पढ़ लेना। इसका तो है अप्रैल में मनाया गया, 1 अप्रैल 2024 को। बाकी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई है, इससे ये वाली फैक्ट्स भी आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। देखिए इसकी स्थापना जो 1935 में हुई है, 1935 से लेके मतलब 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता था और 1937 से लेकर अब तक जो है वो मुंबई में है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संविधान संशोधन किए हुए हैं? यानी 2024 तक, तो 2024 तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। सबसे लास्ट वाला अभी रिसेंटली 28 सितंबर 2023 में हुआ था। इस हुआ क्या था, यानी संविधान उस वाले संशोधन में, इसमें 2023 वाले में हुआ क्या है? तो ये हुआ है, इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली, यानी कि डेट याद रखनी है पहले तो आपको कि 28 सितंबर 2023 को हुआ है 106वां संविधान संशोधन। और इसके तहत हुआ क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं से रिलेटेड हुआ है, 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीट क्या कर दी गई हैं? आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के न्यायाधिकरण किस भाग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 14वें ए के न्यायाधिकरणों से जुड़े प्रावधान हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हमारे काम आए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 2 अनुच्छेद, इस भाग में 2 अनुच्छेद है, एक तो 323A, 323B, ठीक है। और इसी के साथ अपने थोड़ा सा इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिए। और इसी के साथ थोड़ा सा नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आ जाते हैं इसके। जैसे न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है, यह प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों को सुलझाने का काम करती है। संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का अधिकार है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए, बट आप मेन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ से राज्यसभा, लोकसभा के अनुच्छेद याद कर जाना, कौन किस अनुच्छेद में आता है, और उनके सदनों का कार्यकाल और सदस्यों का वेतन और उम्र, ये सब चीज़ें याद करके जाना है यहाँ से आप लोग, ठीक है, संसद से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? यानी उड़ान योजना। तो देखिए उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक है। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS है। इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी उड़ान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया उड़ान योजना को। इस योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना है और मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश में अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। तो इन फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं कि उड़ान योजना जो है उड़ान मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शानन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यानी शानन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शानन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसे कहते हैं, यानी स्वतंत्रता जो हमने हासिल की है यहाँ से पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको पता है कि 1857 के विद्रोह को कहते हैं। 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था, यानी हमारी स्वतंत्रता की जो सबसे पहली लड़ाई हुई है ना, वो 1857 की क्रांति थी। वो एक अधूरी रह गई थी, मतलब पूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले शहर को हम लोग मेगा सिटी या मेगालोपोलिस कहते हैं। वहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर को हम लोग मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, 1 मिलियन से अधिक होगी तो हम लोग उसको मेगा सिटी या मेगालोपोलिस कहते हैं, और 10 लाख से अधिक होगी तो उसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक उदार, समर्पित और आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे अपने देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति गहरा विश्वास रखते थे। वे एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे और भारत में फैली बुराइयों के खिलाफ अनेक कदम उठाए थे। यानी बाल गंगाधर कैसे थे, वो देश को समर्पित यानी देश प्रेमी व्यक्ति थे। वो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए थे, यानी वो उनके खिलाफ थे, हमारे समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी उनके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में मत देने का अधिकार एक डैश है, यानी कैसा अधिकार है भारत में मत देने का जो अधिकार है, तो आपको पता है वो संवैधानिक अधिकार है। और हमारे भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो पहले वो 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन 61 के तहत उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी यदि अब आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको मत देने का अधिकार है। ठीक है, ये 61वां संविधान संशोधन 1988 और 89 के समथिंग हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो आयु है 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मत देने की आयु। ठीक है, और मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारत 326 में सार्वभौमिक मताधिकार, यानी हमारे भारत के संविधान में 326 में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में अर्थव्यवस्था दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के हिसाब से भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 23-24 में जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत 5वीं अर्थव्यवस्था और पीपीपी के अकॉर्डिंग 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ से देखिए जीडीपी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, जीडीपी का जो फॉर्मूला जाता है यानी हास्य वाला और राजकोषीय घाटा वाला, वो जो फॉर्मूला आता है वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आप उसे लर्न करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत के कितने स्वरों को मान्यता दिया गया है, यानी शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को मान्यता दी गई है, तो आपको पता है 7 स्वर है हमारे, वही सारेगामापा वाले। ठीक है, नेक्स्ट और इसके साथ इसका पॉइंट है भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, यानी ये सारी भाषाएं 11 शास्त्रीय भाषाएं भारत में। कितनी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा 11 है, और संगीत के शास्त्रीय स्वर कितने हैं, 7 है, सारेगामापधानीसा वो वाला। ठीक है, और भाषा याद रखना आप लोग कौन कौन सी है, क्या कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में आपको दे देता है शास्त्रीय भाषाएं 3 और 1 दे देता है शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो पूछ लेता है इनमें से कौन सी ऐसी है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपको जब याद होंगी आप लोग तभी कर पाओगे। तो इसलिए जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं आपको दे रखी हैं आप लोग इन सभी शास्त्रीय भाषाओं को अच्छे से लर्न कर लेना, और 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसे ये आंसर ना पता होगा कि कुंभ मेला 2025 जो है वो प्रयागराज में लगा है, और यह मेला 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला था। यह मेला 45 दिनों तक चला है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग याद रखना, कुंभ मेला और कितनी जगह लगता है ये भी आपको पता होगा। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, ये लोग आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में किसने अपना छठा खिताब जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ छठा खिताब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। किसने, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सबको पता होगा कि 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना आयोग है उसके स्थान पर नीति आयोग आया था। 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति आयोग याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की शुरुआत कब हुई है और कौन सी योजना को हटाकर यानी किस योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियम की खोज किसने की है, तो ये आपको पता है पियरे और मैडम क्यूरी ने, ये हस्बैंड वाइफ थे। 21 दिसंबर 1898 को की थी पियरे ने और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चुंबकीय क्षेत्र बल को दिशा कितने डिग्री पर, चुंबकीय क्षेत्र बल और दिशा जो है ये दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बल अधिकतम होता है और वहीं 0 डिग्री और 180 डिग्री जब बल शून्य होता है। जब बल अधिकतम होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और जब बल शून्य हो तो 0 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र यानी F जो है ये BIL sin थीटा होता है। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं और ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड कुछ सूत्र दे रखे हैं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आने वाले आपके एग्जाम में ये आपके काम आए। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये प्रवेश करती हैं। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखना आप लोग है ना, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, सॉरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हमारे पे। चार्ली 777 फिल्म किस भाषा की फिल्म है? तो ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है। ये 2022 में रिलीज हुई थी। इसे किरण राज ने लिखा है और निर्देशित किया है। इस फिल्म में रक्षित शेट्टी ने काम किया है। चार्ली 777 फिल्म जो है कन्नड़ भाषा की फिल्म है। कौन सी भाषा की? कन्नड़ भाषा की फिल्म है और इसमें रक्षित शेट्टी ने काम किया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिवर पेट में स्थित, लीवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था पर अच्छे से नहीं पता चल पाया, तो इसे लिवर पेट में, मानव पेट में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त का निर्माण करती है और इसे इंग्लिश में हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। हिंदी में पित्तरस और इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं। लीवर में रक्त मौजूद पोषक तत्वों और रसायनों को तोड़ता है। ठीक है। अरे लीवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो बता नहीं चल पाया, तो इसलिए लीवर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यहाँ रख लिया ताकि आप लोग पढ़ो और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके यहाँ बने तो आप कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दल बदल विरोधी कानून कहाँ लागू नहीं होता है? तो अनुच्छेद 4 विलय के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होती है। यह अनुच्छेद राजनीतिक दलों के विलय के मामलों में अयोग्यता से बाहर रखता है बशर्ते कि उक्त विलयन विधायक दल के 2/3 सदस्यों के साथ जिन्होंने किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय से सहमति दी हो। कि मतलब जो भी है बस आप तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर ऐसा कुछ है इसमें जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच लड़ा गया है और ये 1556 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ये आपको पता होगा, एक 1526 में, एक 56 में और एक 1761 में। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। इसमें बाबर जीता था, यानी इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया था, बाबर जीता था और इसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यहाँ से मुगल का साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। तीसरा युद्ध की बात की जाए तो वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेनापतियों के बीच में हुआ था। ये 1761 में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग लर्न रखना।